वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की पोएम का टॉपिक है ओड ऑन मेलंकली। मेलंकली का मतलब है उदासी या गम। 1819 में जॉन कीट्स ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो गया था और ट्यूबरक्लोसिस उस वक़्त इनक्योरेबल डिज़ीज़ थी, यानी एक लाइलाज बीमारी थी। और इसी डिज़ीज़ की वजह से इसकी मदर और इसके यंगर ब्रदर यानी टॉम की डेथ हो गई थी। इसलिए जॉन कीट्स ने जब इस बात का इसको यकीन हो गया कि अब इसकी डेथ होने वाली है, तो इसने बहुत सी ओड्स लिखी, जिनमें से 1819 में इसने 5 ओड्स लिखी थी, जिनमें ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी और ओड ऑन इंडोलेंस है। ये पोएम 3 स्टेंजास पर कंसिस्टेड है और हर स्टेंजा की 10 लाइन्स हैं। इस तरह से इस पोएम के टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 30। इस पोएम के बारे में एक मिथ ये भी है कि इसका फर्स्ट स्टेंजा पब्लिश नहीं हो सका। इस पोएम में पोइट ने हमें ये बताया है कि अगर हम मेलंकली की हालत में हों, मेलंकली का विक्टिम हो जाएं, यानी हम पर उदासी गालिब आ जाए, तो हमने इसे कैसे ओवरकम करना है, इससे कैसे बाहर निकलना है। इस पोएम के जैसा कि मैंने बताया कि 3 स्टेंजास हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने कहा है कि हमने मेलंकली को मैनेज कैसे करना है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में पोइट ने ये कहा है कि मेलंकली सिर्फ सैडनेस या अगलीनेस यानी बदसूरती या गमी की वजह से नहीं आती, बल्कि ये ब्यूटी और प्लेयर से भी बाज़ौक़ात आ जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में पोइट ने एक आर्गूमेंटेटिव स्टाइल यूज़ किया है, यानी दलाइल देकर उसने साबित किया है कि हमारी लाइफ में जितनी इम्पोर्टेंस प्लेयर की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में मेलंकली की भी है। इस पोएम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम की ग्लोसरी, उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोएम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच की जानब। पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, नो नो नहीं नहीं, गो नॉट टू लीथे। लीथे यहाँ पर पोइट ने एक ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है, ये ग्रीक एलुजन है। इससे पोइट की हेलेनिज्म का पता चलता है। हेलेनिज्म का मतलब है लव फॉर आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड लिटरेचर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, यानी ग्रीक्स का जो तहज़ीब व सकाफ़त और अदब है उससे लगाव या मोहब्बत को हेलेनिज्म कहते हैं। यहाँ पोइट ने एक ग्रीक एलुजन यूज़ करके अपनी हेलेनिस्टिक होने का सबूत दिया है। पोइट कहता है, नो नो नहीं नहीं, गो नॉट टू लीथे। लीथे यानी दरियाए फरामोश, एक ऐसा दरिया जिसका पानी पीकर इंसान अपने माजी के तमाम गम भूल जाता है। पोइट कहता है, दरियाए फरामोश की जानब मत जाओ, यानी एक ऐसे शख्स को मुखातब करके कहता है जो कि अपने दुख से परेशान होकर मौत की वादी की तरफ जाना चाहता है, ताकि वो इन तमाम दुखों और गमों को भुला दे। उसे एड्रेस करते हुए कहता है कि दरियाए फरामोश की जानब मत जाओ, नीदर ट्विस्ट, और ना ही बल दो। अब ये रन ऑनलाइन है, यहाँ पोइट ने एंजेममेंट का यूज़ किया है। एंजेममेंट या रन ऑनलाइन का मतलब है जब लाइन का आखिरी हिस्सा पढ़ के हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उसे हम एंजेममेंट या रन ऑनलाइन कहते हैं। पोइट कहता है, और ना ही बल दो। अब किस चीज़ को बल देने हैं इसकी समझ नहीं आ रही, इसके लिए हमें लाइन नंबर 2 की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पोइट कहता है, वुल्फ्स बेन, ये एक जहरीले पौधे का नाम है, पॉइजनस प्लांट है। तुम उस वुल्फ्स बेन की जानब मत जाओ, यानी उसको मत मोड़ो। किस चीज़ को? उसकी टाइट रूटेड, यानी उसकी उन जड़ों को जो कि मजबूती से ज़मीन में गड़ी हुई हैं, फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, इसकी जहरीली शराब के हसूल के लिए। ए मेलंकली के विक्टिम शख्स, तुम दरियाए फरामोश की जानब मत जाओ और ना ही वुफ्स बेन की मजबूती से ज़मीन में गड़ी हुई जड़ों को जहरीले शराब के हसूल के लिए बल दो।
नॉर सफ़र दाई पेल फोरहेड टू बी किस्ड, और ना ही अपना माथा चूमने की जहमत दो। बाय नाइट शेड, नाइट शेड भी एक पॉइजनस प्लांट है, और नाइट शेड को अपना जर्द माथा जो कि बुखार की वजह से जर्द हो गया है उसे चूमने की इजाज़त मत दो। रूबी ग्रेप ऑफ प्रोसरपाइन, प्रोसरपाइन अगेन एक ग्रीक एलुजन है यानी गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड। और ना ही ज़ेरे ज़मीन देवी का, जो रूबी का मतलब है याकूत यानी सुर्ख, ग्रेप अंगूर, और ना ही प्रोसरपाइन के याकूती अंगूरों को खाओ क्योंकि वो भी पॉइजनस हैं। मेक नॉट योर रोजरी, अपना फूलों का हार मत बनाओ ऑफ यू बेरीज़, यू की बेरीज़ के साथ, यानी ये भी एक पॉइजनस प्लांट है। उस जहरीले पौधे के साथ अपना फूलों का हार मत बनाओ या फूलों की कोई चीज़ मत बनाओ। नॉर लेट द बीटल, बीटल एक कीड़े का नाम है, इंसेक्ट है। नॉर द डेथ मॉथ, और ये भी एक मॉथ भी एक इंसेक्ट का नाम है। बी योर मोर्नफुल साइकी, साइकी अगेन पोइट ने एक ग्रीक एलुजन यूज़ किया है। साइकी का मतलब है रूह। पोइट कहता है कि बीटल और मौत की तरह मर जाने की ख्वाहिश या मौत हासिल करने की ख्वाहिश को अपनी दुखी रूह का हिस्सा मत बनने दो। नॉर द डाउनी ओल, डाउनी मीन्स रेशेदार या नरमो मुलायम, ओल यानी उल्लू। एक नरमो मुलायम या रेशेदार उल्लू को अ पार्टनर इन योर सारोज मिस्ट्रीज़, सारोज यानी गम, मिस्ट्रीज़ यानी राज, और एक रेशेदार नरमो मुलायम उल्लू को अपने गमों के राज का राजदान या शरीक मत बनाओ। फॉर शेड टू शेड, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा। फॉर शेड टू शेड, तारीकी की तरफ जाते जाते, विल कम टू ड्राउजीली, तुम मदहोशी की हालत में मुब्तला हो जाओगे, यानी तुम अल्टीमेटली डेथ की तरफ चले जाओगे। एंड ड्राउन, और डूब जाएगी द वेकफुल, वेकफुल का मतलब है बेदार या चौकन्ना। एंग्विश कराहत या नफ़रत, ऑफ दाई सोल, सोल यानी रूह, और तुम्हारी रूह की बेदार कराहत आहिस्ता आहिस्ता डूब जाएगी, यानी पहले तुम्हारा जिस्म डेथ की तरफ जाएगा, उसके बाद तुम्हारी सोल, तुम्हारी रूह भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद स्टेंजा नंबर 2 में पोइट कहता है बट मगर, व्हेन द मेलंकली, जब उदासी, फिट शैल फॉल, तुम पर गालिब आ जाए, तुम पर गिर जाए, तो तुम क्या करना। सडन फ्रॉम हेवन, यूँ महसूस करना जैसा कि अचानक आसमानों से, लाइक अ वीपिंग क्लाउड, एक रोता हुआ बादल आ गया हो, यानी बरसता हुआ बादल। यहाँ पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। पोइट कहता है कि जब तुम पर उदासी गालिब आ जाए तो यूँ सोचना जैसा कि दूर आसमानों से एक बरसता हुआ बादल आ गया है। दैट फोस्टर्स, जो कि परवरिश करता है, द ड्रूप हेडेड फ्लावर्स, ड्रूप हेडेड फ्लावर्स यानी झुके हुए सरों वाले फूलों की, ऑल तमाम, जो कि तमाम झुके हुए सरों वाले फूलों की परवरिश करता है। एंड हाइड्स, और छुपा देता है, द ग्रीन हिल, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ी चोटी को, इन एन अप्रैल श्राउड, श्राउड मीन्स ड्रेस, लिबास, जो कि सरसब्ज़ो शादाब चोटियों को, पहाड़ी चोटियों को अप्रैल की चादर से यानी धुंध के साथ मुकम्मल तौर पे ढांप देता है। देन फिर ग्लट, सैराब करो, दाए सारो, अपने गमों को, ऑन अ मॉर्निंग रोज़, सुबह के तरोताज़ा फूल से अपने गमों की सैराबी करो। और या फिर ऑन द रेनबो, उस धनक या कोसे कज़ा से, ऑफ द साल्ट सैंड वेव्स, जो कि नमकीन रेतली लहरों पर बनती है। यानी पोइट कहता है कि जब तुम पर गम और दुख गालिब आ जाएं तो अपने दुखों को सुबह के तरोताज़ा फूलों और उस कोसे कज़ा से सैराब करो जो कि नमकीन रेतली समुंदर की लहरों पर बनती है।
और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पियोनीज। पियोनीज भी एक फूल का नाम है। वो कहता है या फिर उन गोल पियोनीज के साथ, उनकी दौलत के साथ अपने गमों को सैराब करो। और या इफ़ दाई मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी महबूबा, बिलव्ड, दाई यानी योर तुम्हारी, और अगर तुम्हारी महबूबा सम रिच एंगर शोज़, बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करे, एम्प्रिजन हर सॉफ्ट हैंड, तो उसके नरमो नाजुक हाथ को थाम लो, एंड लेट हर रेव, रेव मीन्स गुस्से से बहकी बहकी बातें करना, तो उसे गुस्से में जैसी भी बातें वो गुस्सीली करना चाहती है उसे करने दो। एंड फीड डीप डीप अपॉन हर पियरलेस आइज़, और अपने गम की परवरिश करो, अपने गम की सैराबी करो, अपने गम को खुराक दो। किस चीज़ से? हर पियरलेस आइज़, उसकी बेनज़ीर, बेमिसाल या लासानी आँखों के साथ, उसकी लासानी आँखों के साथ, उसकी बेमिसाल आँखों से अपने गम का मदावा करो। उसके बाद स्टैंजा नंबर 3 में पोइट कहता है शी ड्वेल्स, शी से मुराद यहाँ पर पोइट ने मेलंकली लिया है, यानी ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है, उसे शी कह रहा है। वो कहता है वो जो मेलंकली है, ड्वेल्स, ड्वेल का मतलब है सुकूनत इख्तियार करना या रहाइश पजीर होना, विद ब्यूटी, खूबसूरती के साथ। जो उदासी है वो खूबसूरती के साथ रहाइश पजीर होती है। अब ब्यूटी क्या है? आगे ब्यूटी के एक करेक्टरिस्टिक बयान करता है। वो कहता है ब्यूटी वो खूबसूरती दैट मस्ट डाई, जिसको ज़रूर एक ना एक दिन मरना है, यानी ख़त्म होना है। अब चूँकि ब्यूटी और मेलंकली दोनों एक साथ रहती हैं, इसलिए अगर ब्यूटी को एक ना एक दिन ख़त्म होना है तो लाजमी बात है कि मेलंकली को भी एक ना एक दिन ख़त्म होना है। एंड जॉय, और या फिर ये मेलंकली जो है ये उदासी जॉय के साथ यानी खुशी के साथ रहती है। अब कौन सी खुशी? हुज हैंड इज़ एवर एट हिज लिप्स, जिसका हाथ हमेशा अपने होंठों पर होता है। यहाँ पोइट ने एक और पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, बिडिंग एड्यू, अलविदा कहने के लिए, यानी वो खुशी जिसके हाथ हमेशा अपने होंठों पर अलविदा कहने के लिए होते हैं, यानी खुशी भी एक ना एक दिन इंसान से दूर चली जाती है। एंड और एकिंग यानी दुख देने वाली, परेशान कर देने वाली, दर्द देने वाली, प्लेयर खुशी, नाई यानी नियर, और दुख देने वाली खुशी नज़दीक है, यानी दुख और खुशी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। टर्निंग टू पॉइजन, पॉइजन यानी जहर में तब्दील हो जाता है। वाइल द बी बाउथ सिप, यानी एक फूल जिसको शहद की मक्खी अगर उसमें से शहद चूस ले तो उसके पीछे जहर ही बचता है। यानी फूल एक ही होता है जिसमें जहर भी होता है और शहद भी होता है। यानी इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जहर और शहद दोनों चीज़ें होती हैं, यानी गम और खुशी दोनों चीज़ें होती हैं, और अगर एक ना हो तो दूसरे की कदर नहीं होगी। यानी खुशी की कदर इसीलिए है कि ये गम के बाद आती है। इस तरह से पोइट कहता है कि अगर शहद की मक्खी शहद को चूस ले तो पीछे जहर ही बचता है, या वही शहद जो है वो जहर में तब्दील हो जाता है। ए का मतलब है हाँ, यकीनन, श्योरली। इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट, खुशी के दरबार में, वील्ड पर्दे में होती है, हिजाब में होती है, मेलंकली यानी गम, हैज़ बीन सॉवरन श्राइन, इसकी भी अपनी एक अजीम सल्तनत या एक अजीम ज़ियारतगाह होती है, यानी ये भी क्वीन की तरह टेंपल में होती है। जैसे खुशी का एक मंदिर है तो उसके पीछे पर्दे में गम छुपा होता है, वो भी मंदिर के में एक क्वीन की तरह, एक गॉडेस की तरह बैठती है। यानी खुशी और गम दोनों ही अपनी अपनी सल्तनत बना के बैठे हैं और दोनों इंसान के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, यानी दोनों ही नागुज़ीर हैं। दो अगरचे सीन ऑफ नन सेव हिम हु स्टेनवस टंग, स्टेनवस टंग यानी पुरजोश किस्म की ज़ुबान, कैन बर्स्ट, बर्स्ट मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, जॉयज़ ग्रेप अगेंस्ट हिज पैलेट फाइन, पैलेट मीन्स ज़ुबान का ऊपर वाला हिस्सा, मुंह के अंदर जो ज़ुबान के ऊपर तालू होता है उसे पैलेट कहते हैं। यानी एक ऐसा शख्स जिसकी पुरजोश ज़ुबान ने अंगूर के दाने को मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े ना कर दिया हो, उसका तालू
उसके जायके को महसूस नहीं कर सकता, यानी अंगूर के जायके को वो शख्स महसूस कर ही नहीं सकता जिसने उसको अपने मुंह में रख कर उसका जायका चखा ना हो, अपनी ज़ुबान के साथ उसे मसला ना हो। यानी वो कहना ये चाहता है कि गम को वही शख्स फ़ील करेगा जिसने खुशी देखी हो, और खुशी को वही शख्स फ़ील करेगा जिसने पहले गम देखा हो। हिज सोल, उसकी रूह, शेल्ट मीन्स शेल, यानी टेस्ट चखेगी द सैडनेस ऑफ हर माइट, एक ऐसा शख्स जिसकी रूह उदासी का दुख बर्दाश्त कर लेगी। एंड बी अमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज़ हंग, तो उस शख्स की रूह को उस दरबार के बाहर उन तमगों में लटका दिया जाएगा जिन्होंने सब्र किया है, यानी वो इमोर्टल हो जाएगी। वो लोग जो कि मेलंकली को या दुख को बर्दाश्त करते हैं वो इमोर्टल हो जाते हैं और उनके नाम हमेशा ज़िंदा रहते हैं, उनके नाम की ट्रॉफ़ीज़ को लटका दिया जाता है और वो हमेशा के लिए इमोर्टल यानी लाफानी हो जाते हैं। इस पोइम की एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या इस पोइम की लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले इस पोइम में हम देखते हैं मीटर। इस पोइम का मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है। उसके बाद हम आते हैं इसकी राइम स्कीम की जानिब। इसके फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई, यानी इस पोइम की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं और सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ट्विस्ट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है किस्ट। इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वाइन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्रॉसर पाइन। इसी तरह से इस पोइम की फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेरीज और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मिस्ट्रीज़। उसके बाद इस स्टेंजा की लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 9 आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 6 का लास्ट वर्ड है बी और लाइन नंबर 9 का लास्ट वर्ड है ड्राउजीली। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 10 आपस में राइम्ड हैं। लाइन नंबर 7 का लास्ट वर्ड है ऑल और 10th लाइन का लास्ट वर्ड है सोल। ये तो थी इस पोइम के स्टेंजा नंबर 1 की राइम स्कीम। अब हम देखते हैं इस पोइम के स्टेंजा नंबर 2 की राइम स्कीम। सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम भी बिल्कुल सेम है जो कि फर्स्ट स्टेंजा में यूज़ की गई थी, यानी ए बी सी डी ई, यानी इसकी फ़र्स्ट लाइन और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फॉल और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल। इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है क्लाउड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है श्राउड। उसके बाद इसकी फिफ्थ लाइन इसकी एट्थ लाइन के साथ राइम्ड है। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रोज़ और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शोज़। उसके बाद इसकी सिक्स्थ लाइन इसकी नाइन्थ लाइन के साथ राइम्ड है। सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वेव और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेव। इसी तरह से इसकी सेवन्थ लाइन और 10th लाइन आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि इसकी 7th लाइन का लास्ट वर्ड है पियनीज और इसकी 10th लाइन का लास्ट वर्ड है आइज़। उसके बाद हम देखते हैं इसके थर्ड स्टेंजा की राइम स्कीम को। थर्ड स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी सी डी सी ई, यानी इसकी फ़र्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है, जैसा कि फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डाई और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है नाई। इसी तरह इसकी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है लिप्स और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सिप्स। इसके बाद इस स्टेंजा की फिफ्थ लाइन जो है वो इसकी नाइन्थ लाइन के साथ राइम्ड है, जैसा कि फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डिलाइट और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है माइट।
उसके बाद इसकी 6th और 8th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। 6th लाइन का लास्ट वर्ड है श्राइन और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है फाइन। उसके बाद इसकी 7th और 10th लाइंस भी आपस में राइम्ड हैं। 7th लाइन का लास्ट वर्ड है टंग और 10th लाइन का लास्ट वर्ड है हंग। ये थी इसकी राइम स्कीम। इस पोइम का मीटर और राइम स्कीम देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में एलिट्रेशन की जानिब। एलिट्रेशन का मतलब है दो वर्ड्स का सेम लेटर से स्टार्ट होना, यानी दो अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। लाइन नंबर 1 में नो और नाट दोनों एन से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 9 में TO2 और TOO2 ये दोनों टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 11 में फिट और फॉल। लाइन नंबर 13 में फोस्टर्स और फ्लावर्स। लाइन नंबर 26 में हैज़ और हर। लाइन नंबर 29 में सोल और सैडनेस। उसके बाद हम देखते हैं इस पोएम में हाइफन वर्ड्स को, यानी हाइफन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके दरमियान छोटी सी हाइफन होती है। लाइन नंबर 1 में पोइट ने 2 हाइफन वर्ड यूज़ किए हैं। लाइन नंबर 2 में फर्स्ट वर्ड है वुफ्स बीन और सेकंड है टाइट रूटेड। ये लाइन नंबर 2 में उसने यूज़ किए हैं दोनों वर्ड। उसके बाद लाइन नंबर 5 में यू बेरीज। लाइन नंबर 6 में डेथ मौत। लाइन नंबर 13 में ड्रूप हेडेड और उसके बाद लाइन नंबर 16 में सैंड और वेव। उसके बाद लाइन नंबर 24 में बी माउथ। ये तमाम वर्ड्स हाइफन वर्ड से, यानी ये 2 वर्ड से, लेकिन इन दोनों के दरमियान हाइफन लगा के इसे एक ही वर्ड बना दिया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की तरफ, जो कि है सिमिली। सिमिली का मतलब है 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक जैसी क्वालिटी की बेस पर कंपैरिजन करना, टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम क्वालिटी और सेम कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम इस पोइम की जानब देखें तो इस पोइम की लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 12 को हम देखते हैं। उसमें पोइट ने कहा है, लाइन नंबर 11 में कहता है, बट व्हेन द मेलंकली फिट शैल फॉल सडन फ्रॉम हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड। वो कहता है, यानी मेलंकली के बारे में ज़िक्र करता है कि मेलंकली यूं हम पर गालिब आती है जैसा कि दूर आसमानों से एक रोता हुआ बादल, यानी एक बरसता हुआ बादल अचानक नमूदार होता है। नेक्स्ट टर्म है मेटाफर। मेटाफर का बेसिकली मतलब है किसी एक चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि डोंट बी अ फॉक्स, इसका मतलब है कि फॉक्स मत बनो। अब आपको मालूम है कि फॉक्स एक क्लेवर एनिमल है। जब कोई हमारे साथ क्लेवर हो के पेश आता है तो हम उसे कहते हैं, उसके क्लेवर होने की बेस पर उसे कहते हैं कि फॉक्स मत बनो। अब हम इस पोइम में अगर देखें तो इसमें वुफ्स बेन, नाइट शेड, यू बेरीज, बीटल, डेथ मॉथ और उसके बाद डाउनी ऑल, ये तमाम वर्ड्स उसने मेटाफर के तौर पर यूज़ किए हैं जो कि डेथ के मेटाफर्स हैं। इसका मतलब है कि ऐसा पर्सन जो कि मेलंकली का विक्टिम हो, जब भी इनकी तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो डेथ की तरफ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसी पोइम की लाइन नंबर 14 को देखें, यानी स्टेंजा नंबर 2 की लाइन नंबर 4 को देखें, उसमें पोइट कहता है, एंड हाइड्स द ग्रीन हिल इन एन अप्रैल शाउड, यानी वो जो बादल हैं वो तमाम सरसब्ज़ो शादाब चोटियों को अप्रैल की चादर में ढांप देंगे। अब अप्रैल शाउड यानी अप्रैल का लिबास, इसका मतलब है धुंध यानी फोग। उसने फोग या मिस्ट के लिए ये वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद इसी पोइम की अगर हम लाइन नंबर 27 से लेकर लाइन नंबर 29 को देखें, जो कि इसके स्टेंजा नंबर 3 की 7 से लेकर 9th लाइन्स बनती हैं, उसमें पोइट कहता है, दो सीन ऑफ नन सेव हिम हुज टेनवस टंग कैन बर्स्ट जॉयस ग्रेप अगेंस्ट हिज पैलेट फाइन। वो शख्स जिसने अंगूर का जायका चखा नहीं है, अंगूर को अपनी ज़बान में दबाया नहीं है, वो उसके जायके से महरूम ही रहेगा।
इसका मतलब ये है कि पोइट ये कहना चाहता है कि जिसने दुख को या गम को देखा नहीं है वो खुशी को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता। यानी खुशी को एंजॉय करने के लिए हमें दुख का सामना करना ज़रूरी है, लेकिन ये बात पोइट ने मेटाफोरिकली अंदाज में हमारे सामने पेश की है। नेक्स्ट हमारी टर्म है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग टू आ नॉन लिविंग थिंग, यानी किसी बेजान को जानदार की खसूसियत या खूबी अता करना। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 12 को देखें, जो कि स्टेंजा नंबर 2 की सेकंड लाइन है, उसमें पोइट कहता है सडन फ्रॉम हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड, एक रोता हुआ बादल। अब वीपिंग करना, रोना, ये एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है, यानी इंसानी खूबी है, लेकिन पोइट यहाँ क्लाउड को वो करेक्टरिस्टिक दे रहा है, इसलिए सेकंड स्टेंजा की जो सेकंड लाइन है उसमें वीपिंग क्लाउड एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद अगर हम इसी पोइम के थर्ड स्टेंजा को देखें, उसकी फ़र्स्ट लाइन यानी इस पोइम की 21st लाइन को देखें, उसमें वो कहता है शी ड्वेल्स विद ब्यूटी। शी वो यानी वो खूबसूरती के साथ रहती है। शी से मुराद यहाँ पर मेलंकली है, और रहना, ड्वेल यानी रहाइश पजीर होना, सुकूनत इख्तियार करना, ये एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है। इंसान हमेशा घरों में रहते हैं, लेकिन उसने मेलंकली को भी एक रिहाइश दी है, एक बाकायदा सुकूनत दी है, जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी थी, इसलिए शी ड्वेल्स ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है जो कि पोइट ने यूज़ की है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 22 को देखें, जिसमें पोइट कहता है कि एंड जॉय, और वो खुशी हुज़ हैंड इज़ एवर एट हिज लिप्स, और वो खुशी जिसका हाथ हमेशा अपने होंठों पर होता है। अब हाथ हमेशा इंसानों के होते हैं और वो अपने लिप्स पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पर पोइट जॉय के हैंड्स का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी इसने लाइन नंबर 22 में एक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 26 अगर हम देखें, जो कि थर्ड स्टेंजा की लाइन नंबर 6 है, उसमें पोइट कहता है वील्ड मेलंकली, यानी जो उदासी या गम है उसने वील्ड है, यानी उसने हिजाब किया हुआ है, उसने नकाब किया हुआ है, वो पर्दे में है, यानी एक औरत की क्वालिटी जो थी उसने मेलंकली को दे दी है। इस तरह से लाइन नंबर 26 में भी पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारी टर्म है सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस का मतलब है यानी ऐसी चीज़ जो हमारी 5 सेंसेस को अपील करे, उसे हम सेंसुअसनेस कहते हैं। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 2 को देखें तो उसमें वो कहता है पॉइजनस वाइन, यानी यह चीज़ हमारे सेंस ऑफ टेस्ट को अपील करती है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में वो कहता है ग्रेप ऑफ प्रोसरपाइन, यानी वो ग्रेप का लफ्ज़ यूज़ करके ये भी हमारे सेंस ऑफ टेस्ट की तरफ इशारा करती है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में वो यू बेरीज़, बेरीज़ भी एक फ्रूट का नाम है, ये भी सेंस ऑफ टेस्ट की तरफ इशारा है। और लाइन नंबर 27 में अगेन वो ग्रेप्स का जिक्र करता है। नेक्स्ट हमारी लिटरेरी टर्म है एंजेममेंट। एंजेममेंट या रन ऑन लाइन का मतलब होता है कि अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी फुल्ली अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उस लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं, और इस डिवाइस को या इस टेक्निक को हम एंजेममेंट कहते हैं। इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन ही रन ऑन लाइन है, जैसा कि पोइट कहता है नो नो गो नॉट टू लीथे, लीथे की तरफ यानी दरियाए फरामोश की तरफ मत जाओ। उसके बाद वो कहता है नीदर ट्विस्ट, और ना ही बल दो। अब किस चीज़ को बल देने हैं इसकी हमें समझ नहीं आती, इसके लिए हमें लाइन नंबर 2 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है वुफ्स बीन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, यानी वुफ बेन का जो पौधा है इसकी मज़बूत जड़ें जो ज़मीन में गड़ी हुई हैं उनको जहरीली शराब के हसूल के लिए बल मत दो। इस तरह से आपने देखा कि ये इसकी लाइन नंबर 1 जो है वो रन ऑन लाइन है, यानी इसमें पोइट ने एंजेममेंट का प्रॉपर यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 3 को देखें तो उसमें भी सेम टेक्निक यूज़ हुई है। लाइन नंबर 3 में पोइट कहता है नॉर सफ़र दाई पेल फॉर हेड टू बी किस्ड, और अपने माथे को बोसा देने की जहमत मत दो। अब किसको जहमत नहीं देनी इसकी समझ नहीं आती, उसके लिए हमें लाइन नंबर 4 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है बाय नाइट शेड, यानी नाइट शेड का जो एक पॉइजनस प्लांट है उसे अपने माथे को किस करने की इजाज़त मत दो, उसे जहमत मत दो। उसके बाद
इसी पोइम की लाइन नंबर 6 को हम देखते हैं, जिसमें पोइट कहता है कि नॉर लेट द बीटल नॉर द डेथ मौत बी, यानी बीटल और मौत जो है इसको इजाज़त मत दो, किस चीज़ की, योर मोर्नफुल साइकी, यानी बीटल और मौत की तरह मौत की ख्वाहिश को अपनी गमगीन रूह का हिस्सा मत बनने दो। उसके बाद अगेन यही लाइन नंबर 7 को अगर आगे हम पढ़ें तो उसके बाद वो कहता है नॉर द ड्राउनी ओल, और ना ही रेशेदार उल्लू को। अब रेशेदार उल्लू को क्या करना है, उसके लिए हमें लाइन नंबर 8 को पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है अ पार्टनर, उसे अपना शरीक मत बनाओ, इन योर सारोज़ मिस्ट्रीज़, अपने गम के राज़ों का राजदान मत बनाओ। इस तरह से लाइन नंबर 7 जो है वो भी रन ऑन लाइन है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी लाइन नंबर 22 को। लाइन नंबर 22 में पोइट कहता है एंड जॉय, और खुशी, हुज़ हैंड इज़ एवर एट हिज लिप्स, उसका हाथ हमेशा अपने होंठों पर होता है। किस काम के लिए उसने क्यों रखा है अपना हाथ होंठों पर, खामोश रहने के लिए या किस मकसद के लिए, ये बात एम्बिगुअस है। इसमें पोइट ने एम्बिग्विटी क्रिएट की है, इसकी समझ नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट 23rd लाइन में वो कहता है बिडिंग एड्यू, यानी अलविदा कहने के लिए, गुड बाय कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए उसने अपना हाथ होंठों पर रखा है। तो इस तरह से लाइन नंबर 23 जो है ये भी एक रन ऑन लाइन है, और इसमें भी पोइट ने एंजम्मेंट की डिवाइस का यूज़ किया है। नेक्स्ट टर्म है हेलेनिज्म। हेलेनिज्म का मतलब है लव फॉर ग्रीक आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड लिटरेचर, यानी ग्रीक माइथोलॉजी के लिटरेचर, अदब, उसके फ़नून और तहज़ीब व सकाफ़त से जो लगाव है उसे हेलेनिज्म कहते हैं। इस पोइम में बहुत से हेलेनिस्टिक एलुजन्स का जिक्र किया गया है, जैसा कि इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन में लीथे का जिक्र है। लीथे एक रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, दरियाई फरामोश है, जिसका पानी पीकर इंसान अपने तमाम गम भूल जाता है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में प्रोसरपाइन का जिक्र है, ये एक अंडरवर्ल्ड की गॉडेस है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में साइकी का जिक्र है। साइकी क्यूपिड की बिलव्ड का नाम है, क्यूपिड जो कि गॉड ऑफ लव था, और इस तरह से ये गॉडेस ऑफ लव हो गई। उसके साथ लाइन नंबर 6 में पोइट ने बीटल का यूज़ किया है। बीटल को इजिप्शियन जो टेम्पल्स थे उनमें रखा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है पैराडॉक्स या ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स या ऑक्सीमोरॉन का मतलब है दो डिफरेंट व्यूज़ को एक साथ जोड़ के बताना, जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 23 में पोइट कहता है बिडिंग एड्यू एट एचिंग प्लेयर नाई, यानी खुशी और गम दोनों एक दूसरे के करीब करीब हैं, यानी गम और खुशी एक दूसरे के करीब हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।